ब्लैक ब्लैक में है, इंक है। ब्लैक इंक है क्या? ब्लैक में ब्लैक डाल देना। अरे यार, फिर तो बोर्ड पे दिखता ही नहीं है। चलो लाइव करो। सुन पा रहे हो क्या आप लोग? मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे यदि मेरी आवाज पहुंच पा रही है। मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि मैं क्लास को आरंभ करूं। कमेंट करेंगे। सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हो आप लोग? सुन पा रहे हो आप लोग? ओके। नीरज वेलकम, विक्कू वेलकम, रिंकू वेलकम। ठीक है, आप सभी का अभिनंदन है पुनः टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे, टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, पिछली क्लास में मैंने क्रिया विशेषण को कराया था। किसकी बात की थी? क्रिया विशेषण की बात की थी। ठीक है ना? एकदम सब लोग का क्वालिफाई होगा। ठीक है, आशीर्वाद सदैव साथ है आप लोग का। ठीक है, नीरज यादव। और एक ही नहीं, सभी एग्जाम क्वालिफाई होंगे, जो भी आप चाहोगे। हमेशा देखो, जो आप सोचते हो वही मिलता है। तो 100 नहीं 200% आपको नीरज यादव मिलेगा। बस लगे रहो, हौसला मत खोना। बस हमने क्रिया विशेषण की बात की थी और क्रिया विशेषण हमने कंप्लीट किया था। क्रिया विशेषण कंप्लीट किया था, क्रिया विशेषण को खत्म किया था। और मैंने बताया भी था कि क्रिया विशेषण को हम कैसे समझते हैं, क्रिया विशेषण को हम कैसे समझते हैं। और इसके लिए मैंने रीतिवाचक, कालवाचक, दिशावाचक और परिमाणवाचक भी बताया था और ये सारी बातें की थी। ठीक है ना? फिर अविकारी में मैंने ये बताया था कि क्रिया विशेषण के बाद, क्रिया विशेषण के बाद दूसरा जो होगा दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। अब यहां भी समझना है आपको, संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद है दूसरा है समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है ना? समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद तीसरा था विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण को तो हमने कर ही लिया। अब इन तीन को करते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि समुच्चय बोधक है क्या। ठीक है, संबंध बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है। ध्यान दीजिए। ठीक है ना? अब संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा है संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय। संबंध का बोध कराने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ध्यान देना, आपको एकदम कुछ भी नहीं याद करना है। मैं बार बार बोलता हूं कि याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि संबंध का बोध कराने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जो ये संबंध करते हैं वो किसमें, ध्यान देना, संबंध, हाँ दीपचंद गौतम वेलकम है। मैंने बताया कि संबंध बोधक कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो ध्यान देना, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग दो संज्ञा शब्दों के बीच, किसका, दो संज्ञा शब्दों के बीच, या फिर दो सर्वनाम शब्दों के बीच होता है। ध्यान देना, तो मैंने बताया कि संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग दो संज्ञा शब्दों या दो सर्वनाम शब्दों के क्या होता है, मध्य होता है। किसके मध्य होता है, दो संज्ञा शब्दों और दो सर्वनाम शब्दों के मध्य होता है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे मैं लिखूं राम और श्याम पढ़ते हैं, आपको एकदम कुछ नहीं सोचना है, राम और श्याम पढ़ते हैं। यहां जो संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, और है। क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, और है। वह और तुम चले गए। यहां जो और है ये क्या है, तो हमेशा आपको कोई भी कनेक्टर, ध्यान देना, हमें नहीं याद करना है कि यह वह और क्या कहां लगता, कुछ नहीं। अगर दो संज्ञा शब्दों को कोई कनेक्ट कर रहा है, क्या दो संज्ञा शब्दों को कोई कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वो संबंध बोधक अव्यय। या दो सर्वनाम शब्दों को कोई कनेक्ट कर रहा है, दो सर्वनाम शब्दों को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ क्या, बताएंगे। गुड। अब ज्यादातर देखा जाता है कि संबंध बोधक में किस प्रकार का अव्यय आता है, जैसे के द्वारा, पर, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं के द्वारा, पर। अब ये सब याद करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन मैं लिख देता हूं का, के, की। अगर मैं लिखूं पेड़ पर चिड़िया बैठी है, ये कौन सा अव्यय है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, ये कौन सा अव्यय है, मोहम्मद दाऊद राम राम। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अब देखो पेड़ क्या है, संज्ञा है, चिड़िया क्या है, संज्ञा है, और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, पर कनेक्ट कर रहा है। तो पर कौन सा अव्यय हुआ, पर कौन सा अव्यय हुआ, संबंध बोधक अव्यय। अब कोई टेंशन नहीं, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। हम बात समुच्चय बोधक अव्यय की बात करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय है क्या, सबसे पहले ये बात करेंगे कि समुच्चय बोधक, तो देखो समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे कोई मान लो
ये वाक्य है, क्या है? ये वाक्य है। और वाक्य में मान लो ये है और ये है, क्या है? ये है और ये है, तो एक उपवाक्य ये हुआ और दूसरा उपवाक्य ये हुआ। और इन दोनों उपवाक्य को जो कनेक्ट करेंगे, हाँ, जो दोनों उपवाक्य को कनेक्ट करते हैं वो किस में आएंगे? समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे। किस में आएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे, जो दो उपवाक्यों को कनेक्ट करते हैं। ध्यान देना। अब इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप वाक्य देखना, कोई भी वाक्य देखो जहां एकदम 100%। अब मैं मिटाता हूं और आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां कुछ आपको याद नहीं करना है, जैसे क्रिया विशेषण में आपने याद किया, ठीक है? क्रिया विशेषण में आपने कुछ भी नहीं याद किया था, तो यहां भी आपको कुछ याद नहीं करना है। जैसे मैंने लिखा राम गांव चला जाता परंतु, राम गांव चला जाता, दो जो एक पूरा वाक्य होता है उसके अलग अलग खंड को उपवाक्य कहते हैं। राम चला जाता, ध्यान दो, राम चला जाता, राम गांव चला जाता परंतु उसके पिता ने, परंतु उसके पिता ने मना कर दिया। राम गांव चला जाता परंतु उसके पिता ने मना कर दिया। अब इसमें परंतु क्या है? ऑप्शन है समुच्चय बोधक, दूसरा ऑप्शन है संबंध बोधक। बताओगे क्या होगा? कमेंट करोगे क्या? राम गांव चला जाता परंतु उसके पिता ने मना कर दिया। इस वाक्य में परंतु क्या है? राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है। राम पढ़ता है परंतु श्याम सोता है, तथा राधा भोजन बना रही है। अब राम पढ़ता है लेकिन, अब आपसे पूछेगा, ध्यान दो, आपसे पूछेगा ये जो लेकिन है वो क्या है, तथा क्या है? और ऑप्शन फिर यहां दे रहा हूं और समझाऊंगा मैं। पहला, और ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा का समुच्चय बोधक, और दूसरा है, सोचकर बताना है, टाइम लो, ठीक है?
यहाँ जो परंतु है एकदम सही बताया। परंतु क्या है? समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये पहला उपवाक्य है और ये क्या है? दूसरा उपवाक्य है। ठीक है, एकदम सही मनोज बता रहे हो। ये क्या है? ये पहला उपवाक्य है और ये क्या है? दूसरा उपवाक्य। ठीक है, सेम उसी तरह है। राम पढ़ता है लेकिन श्याम। अब देखो यहां अगर दो संज्ञा कनेक्ट होते तो चेंज हो सकता था। दो संज्ञा हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई दो संज्ञा कनेक्ट होते हैं एक साथ और बीच में योजक चिन्ह, बीच में चिन्ह के दो, बीच में कोई किसी भी जैसे और अथा या कुछ भी, आपको ये नहीं सोचना है कौन सा किसमें अगर दो संज्ञा और सर्वनाम शब्द कनेक्ट हो रहे हैं तो हमेशा संबंध बोधक में होगा। और जब दो वाक्य उपवाक्य कनेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या होगा? तो ये सेकंड का भी आंसर होगा समुच्चय बोधक। एकदम सब लोगों ने सही दिया है आंसर, बहुत अच्छा, सब लोगों ने राइट दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, तो अब ये सारी बातें थी जो हमने कर ली और ये बहुत सरल है। ठीक है, बस आपको कनेक्ट रखना है कि संबंध बोधक में जो मैंने परिभाषा बताई है कि ये दो उपवाक्य जो संज्ञा और सर्वनाम, या दो संज्ञा को जोड़ेगा या सर्वनाम सर्वनाम को जोड़ेगा तो संबंध बोधक होगा, और जो दो उपवाक्यों को जोड़ेगा वो क्या होगा? समुच्चय बोधक। ठीक है, बाकी कल या परसों मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। आज एक हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, जैसा मैंने बताया था समास। अब एकदम ध्यान से सुन लो, एकदम अच्छे से समझो, क्योंकि अगर ये नहीं समझे फिर हिंदी पढ़ना व्यर्थ है। तो सबसे पहले समास की बात करते हैं। किसकी बात हम करते हैं? ध्यान दो बच्चों, समास की बात करते हैं। थैंक यू। हम समास की बात करते हैं, ध्यान दो, हम समास की बात करते हैं। तो समास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दो, जो समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह या तो पूछेगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा, क्या पूछेगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा, ठीक है, और या तो उस समास की पहचान पूछेगा, यानी कि समास पहचान, कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विंद है, द्विगु है, अव्ययी भाव है। तो अब देखो, यानी कि समास विग्रह से पूछता है और समास पहचान से पूछता है। और आजकल एक नया कंसेप्ट बनने लगा है समास की परिभाषा से। किसकी? समास की परिभाषा से। अब तक जितना भी पढ़े हो कंसेप्ट सब भूल जाओ और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखो। यानी कि समास से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो समास विग्रह से पूछेगा या समास पहचान से पूछेगा कि कौन सा समास है, या और आजकल समास की परिभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा ध्यान दो, ये जो समास है ये होता है समास, सम उपसर्ग है, सम जमा आस। सम का मतलब होता है, अगर ऐसे देखा जाए, और आसम का मतलब संक्षिप्त, आस का अर्थ होता है कथन। कथन को संक्षिप्त करना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, सम जमा आस, ठीक है, हाँ, सम जमा आस यानी कि कथन को संक्षिप्त करना, यानी कि इसमें, हाँ एकदम सही बताया, कथन को संक्षिप्त करना, यानी अपने बात को हम संक्षिप्त रूप से बोलने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? समास का सहारा लेते हैं। तो अब सम जमास यानी कि कथन को संक्षिप्त करना समास कहलाएगा। एक और बात ध्यान रखो, अगर आपसे पूछता है समास के भेद, समास के भेद, यही पूछेगा समास के भेद, तो यहाँ भी कुछ विवाद हैं, ध्यान रखना। तो जहाँ विवाद है वहाँ मैं रेड लाइन कर देता हूँ, जहाँ विवाद है वहाँ मैं रेड लाइन कर देता हूँ, और इस पे भी मैं बात करूँगा। हमेशा ध्यान रखो, समास में कम से कम दो पद तो होते ही होते हैं। जैसे मैंने लिखा, और मैं समझा रहा हूँ, ध्यान लो, मैंने लिखा जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला,
जेब को कतरने वाला, और एक शब्द है इसके लिए, जैसा आप लोग जानते हो, जेब कतरा। कौन सा शब्द है? जेब कतरा। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। बच्चों ध्यान रखो, इसमें जो इस पद को बोलेंगे हम, इस पद को बोलेंगे हम पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। ध्यान दो, पहला पद दूसरा पद मत बोलना, व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पद दूसरा पद नहीं बोलना है हमें, पूर्व पद। और इसको बोलना, इसको क्या बोलना? ये तो पूर्व पद हुआ, और इसको बोलना है उत्तर पद। क्या बोलना है? उत्तर पद। उत्तर पद को हम पर पद भी बोल देते। क्या बोलते हैं? पर पद। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ? तो पहला दूसरा नहीं, क्योंकि जब आपसे मान लो मैं, ये तो दो हैं तो पहला दूसरा चल जाता है। मैं लिखूं तन मन धन, ये भी एक समास है। अगर आप बोलोगे पहला दूसरा तो बोलना पड़ेगा ये पहला ये दूसरा, तो क्या इसको छोड़ोगे? क्या इसको छोड़ोगे? क्या ध्यान दो, तो इसको छोड़ोगे क्या? तो हमेशा पहला दूसरा पे मत जाओ। अगर मैं पूर्व बोलूं तो तन है, और उत्तर बोलूं तो उत्तर पद धन है। तो कभी भी अगर कोई ये बोलता है ना कि पूर्व पहला और दूसरा, तो उस पर एकदम गलत है। उसको बोलना होगा पूर्व पद और उत्तर पद। आ गई बात समझ में? और सुन लो, जब ये दोनों पद मिल जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद मिलके ये निर्माण कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं बच्चों समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। यानी कि जब दो शब्द मिलकर एक अर्थ प्रदान करें, जब दो शब्द मिलकर एक अर्थ प्रदान करें, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? समस्त पद। क्या बोलेंगे? समस्त पद। या इसका एक और नाम है, उसको भी मैं लिख देता हूं। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। उस समस्त पद बोलो, या सामासिक पद। क्या बोलो? सामासिक पद। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है पूर्व पद। और ध्यान दो, अगर पूछेगा ना कि समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम, तो हमेशा ध्यान रखो विग्रह नहीं करते। समास का विलोम होता है व्यास। व्यास का मतलब होता है शब्दों को इधर उधर करना। तो समास का जो विलोम है व्यास है। समास का विलोम क्या है? व्यास है, ठीक है ना। और संधि का विलोम पूछेगा तो विग्रह आप लिखना। क्या लिखना? समास का विलोम व्यास लिखो, और संधि का विलोम क्या लिखो? विग्रह लिखो। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक आप सभी को क्लियर है क्या? फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कमेंट करेंगे यहां तक क्लियर है। तो आपको पूर्व पद लिखना है, उत्तर पद लिखना है। और एक बात और, ज्यादातर बच्चे गलत क्या करते हैं, इधर कुछ होता है इधर कुछ लिख लेते हैं, इधर कुछ होता है इधर कुछ लिख लेते हैं। हमेशा जो शब्द इधर हैं, अगर वो अर्थ दे रहे हैं, तो इधर आप चेंज नहीं करोगे, इधर आप चेंज नहीं करोगे। ये नहीं लिख दोगे कि जेब को कतरने वाला, जेब काटने, कटरा नहीं लिखोगे, काटने वाला नहीं लिखोगे। अगर कतरा अर्थ दे रहा है तो यहां भी आपको कतरा लिखना होगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब सुनो, अब हम बात समस्त पद भी समझ गए, सामासिक पद भी समझ गए, समास का विलोम व्यास भी समझ गए। अब समास के भेद की आपसे कोई पूछेगा, समास के भेद, तो सीधे उसको बोल सकते हो आप पूछना क्या चाहते हो। तो अगर सुन लो, अगर पूछेगा कि समास के भेद, तो इसका उत्तर मैं बोल सकता हूं कि इसका उत्तर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। भाई ये क्या भला है 4 और 6? तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर पूछेगा पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हो गए? 4। सब मैं बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा, पहले यहां समझो। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद, और ऐसे अगर केवल लिखा हुआ ऐसे आ जाए समास के भेद, समास के भेद आ जाए,
समास के भेद आ जाए तो फिर 6 कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब कैसे क्या है इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एक बात और देखो, एक बार और देखो, ध्यान दो। अब मैंने बताया कि पदों के प्रधानता के, पदों के प्रधानता के आधार पर, पदों के प्रधानता के आधार पर मैंने समास के कितने भेद बताए बच्चों? 4। और पद मुख्यतः 2 ही होते हैं। एक क्या होगा? पूर्व पद, और दूसरा क्या है? उत्तर पद। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या? पूर्व पद और उत्तर पद। पहला दूसरा नहीं ध्यान रखना है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये गलती बार बार मत दोहराना। तो ये आपने देखा कि पदों की प्रधानता के आधार पर, ठीक है, 4। अब कौन कौन से होते हैं देखो। कुछ ऐसे समास हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर पद प्रधान समास। और उत्तर पद को हम पर पद भी बोल लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं पर पद प्रधान समास, ठीक है। दूसरा जो है पूर्व पद प्रधान समास। तीसरा दोनों पद प्रधान समास। इसको हम ये भी बोल देते हैं उभय पद प्रधान समास। आ गई बात समझ में? उभय का मतलब दोनों। क्या? हाँ, देखो मुकेश बता रहे हैं, ठीक है। उभय पद प्रधान समास, और दूसरा होता है दोनों पद अप्रधान समास। दोनों पद अप्रधान समास, इसको हम एक और नाम से जानते हैं उभय पद अप्रधान समास। आ गई बात समझ में? कोई अन्य पद प्रधान? गलत। मुकेश कुमार, ये किताबों में लिखा होता है कि बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ये परिभाषा ही गलत है। बस आपको ये है दोनों पद अप्रधान समास। चलो कोई ना, ठीक है। दोनों पद क्या है? अप्रधान समास, ठीक है। दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद अप्रधान समास। ध्यान रखना, ठीक है मुकेश? आ गई बात समझ? मैं आगे बताऊंगा, आपको लगेगा कि ये तीसरा पद कौन सा, क्यों प्रधान। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा कि तीसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यही तो समास में समझने वाली बात है मुकेश, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा सा बता रहा हूं। उत्तर पद प्रधान या पर पद प्रधान में आता है तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। क्या आता है? उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष समास आता है। क्या आता है? तत्पुरुष समास आता है। और तत्पुरुष समास जो है, इसी के अंतर्गत बोले तो एक है द्विगु समास, और दूसरा है कर्म धारय समास। ध्यान देना, ये तत्पुरुष के उपभेद बोल सकते हो, क्योंकि द्विगु में भी जो पदों की प्रधानता होती है वो उत्तर पद होती है,
और कर्मधारय में भी कौन सा पद उत्तर पद या पर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद या पर पद की प्रधानता होती है। क्लियर है? क्लियर है। और पूर्व पद जो प्रधान होता है ये अव्ययी भाव में होता है। किस में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। कौन सा? पूर्व पद प्रधान। ध्यान रखना पूर्व पद प्रधान किस में होता है। तो अब एकदम इसको नोट्स में अच्छे से जगह दे देना, फिर कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी समास में। और जो आप लोग गलत कंसेप्ट पढ़ते हो उससे भी हम रूबरू होंगे। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। और अव्ययी भाव समास में जो पदों की प्रधानता होती है वो पूर्व पद होती है। दोनों पद प्रधान समास, तो दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो किस में होते हैं? द्वंद्व में होते हैं। हम हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान किस में होते? और दोनों पद अप्रधान समास अर्थात उभय पद अप्रधान समास ये किस में होता है? बहुव्रीहि में। किस में होता है? बहुव्रीहि में। आ गई बात समझ में? तो अब किताबों में जो अलग अलग लिख देता है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, इस तरह वो 6 भेद मानता है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा आ जाए पदों की प्रधानता के आधार पर, तो मेरे दोस्त एकदम गलत नहीं करना। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हम बोल सकते हैं द्विगु और कर्मधारय आता है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव होता है। दोनों पद प्रधान समास या उभय पद प्रधान समास द्वंद्व होता है। दोनों पद अप्रधान समास बहुव्रीहि होता है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक। अब देखो किताबों में वहां लिख देगा कि पहला और दूसरा पद और यहां क्या लिख देगा? उत्तर पद। यानी वो लोग खुद ही कंफ्यूज हैं सही लिखा क्या जाए। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो हमेशा हम बात पूर्व और उत्तर की ही करेंगे, पहला और दूसरा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? सुन पा रहे हो तो क्लियर है? कमेंट करेंगे। यहां तक क्लियर है एकदम? कोई डाउट? ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सुन पा रहे हो? क्लियर है? ओके, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं बोर्ड से। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। अब एकदम कान खोल लो, एकदम अलग कंसेप्ट, तत्पुरुष समास की। ठीक है, तत्पुरुष समास होता क्या है? तो आप तो जानते ही हो कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या पद प्रधान होता है? उत्तर पद। और इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। ध्यान देना, कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भाग में। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष। ध्यान देना, समस्त। मुकेश समझा नहीं आपने क्या बताया? सर जो 2 समस्त जो रह गए उनमें कौन सा पद प्रधान होगा? मुकेश एक बार पुनः कमेंट करें। सुनो, ये समानाधिकरण तत्पुरुष है और दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष।
मुकेश कमेंट कीजिए पुनः ताकि मैं समझ पाऊं, अगर कुछ छूट गया हो तो मैं फिर रिवाइव कर दूंगा। सामान्याधिकरण तत्पुरुष में और व्याधिकरण तत्पुरुष में इसको हम कैसे समझते हैं, ध्यान देना। व्याधिकरण तत्पुरुष में जब हम, ध्यान देना, जब हम पदों को या बोले तो शब्द जो है, शब्दों को, क्योंकि जब शब्द वाक्य या कोई दो जुड़ते हैं, हाँ पहले ये देखो कौन से दो समास रह गए, बताओ तो कौन से रह गए। मैंने बताया कि एक, अच्छा ये जो आप द्विगु बोल रहे हो वो तत्पुरुष का हिस्सा है, तो उसमें भी जो होगा उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु में और कर्मधारय दोनों में उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही समझा जाता है, पढ़ा जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बहुब्रीहि, तो दोनों उभय पद अप्रधान होता है, यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। उसके बाद है द्वंद्व, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। अव्ययी भाव समास में क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है ना, ध्यान दो। अब व्याधिकरण तत्पुरुष में पदों या जो शब्द हैं, शब्दों को जब हम अलग करते, ध्यान देना, अलग करते हैं तो कारक का चिन्ह आता है। क्या आता है, कारक का चिन्ह आता है, ध्यान देना, क्या आता है, कारक का चिन्ह आता है, ठीक है। और चिन्ह या इसको हम विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति, विभक्त करता है, इसको हम विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दो। तो और समानाधिकरण तत्पुरुष में, समानाधिकरण तत्पुरुष में एक हो जाएगा कौन सा, जो तत्पुरुष का दो वाला पार्ट है, यानी कि एक द्विगु और दूसरा कर्मधारय। कर्मधारय खूब प्रश्न पूछा जाता है और ये शायद किसी किताब में जल्दी दिया भी नहीं होता। ये किसी किताब पूछेगा समानाधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हैं, तो दो। कितने भेद हैं, दो। या पूछ देगा उपभेद कितने हैं, तो दो। और व्याधिकरण में कारक का चिन्ह आता, ध्यान रखो, अगर हम दो चिन्ह नहीं आएंगे, एक कर्ता का ने कभी भी नहीं आएगा शब्दों को अलग करने पर, ध्यान देना, एक कर्ता का ने नहीं आएगा और एक संबोधन का हे, अरे, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आता ही नहीं है, किसी भी शब्द को अलग करोगे तो ने का प्रयोग नहीं होता। यानी कि जो कारक के चिन्ह हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं, कारक और उसकी जो विभक्ति है या उसके चिन्ह हैं, पहले सारे चिन्ह को लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि दो नहीं आते और पहले, हाँ, और पहले ये जो कर्ता और संबोधन ये नहीं आते। तो अब देखो मैं लिखता हूं, मैंने लिखा कर्ता ने कर्म को, ये हमने सर्वनाम में किया था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, से जुड़ाव के अर्थ में होगा। और जब हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से जो अलग होना आप लोग बोलते हो, अलग होना, ध्यान दो, ये मैंने बोला जो आप लोग बोलते हो अलग होना, तो मैं उसी विधि से समझा रहा हूं, लेकिन अलग होने के अलावा भी बहुत कुछ अपादान में आता है। जैसे मैं बोलूं वह ससुर से लजाती है, बोलूं इसमें से कौन सा कारक है, तुरंत बच्चे बोलेंगे कर्ण कारक, जबकि ये अपादान कारक है, वह ससुर से लजाती है। क्यों, ये कारक वाले सेक्शन में हम करेंगे। तो अपादान के बाद आता है संबंध, अपादान के बाद क्या आता है, संबंध, संबंध में आता है का, के, की, उसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण में आता है में, कौमा, पर,
उसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन में हे, अरे, ये सब आता है। मैंने बताया कि दो चिन्ह नहीं आते, हमेशा ध्यान रखो। एक कर्ता का ने नहीं आता, तो इसको मैंने रेड कर दिया। कर्ता का ने नहीं आता और एक संबोधन का हे, अरे नहीं आते, यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष में जो कारक के 6 चिन्ह आते हैं। कितने चिन्ह आते हैं? 6 चिन्ह आते हैं। आरंभ कहां से होता है? कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है। अब आपसे एक और प्रश्न पूछता है, ध्यान दो कि द्वितीय तत्पुरुष समास कौन सा है? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो ये मत सोचना कि ये, हाँ, तो ये मत सोचना या प्रथम तत्पुरुष तो होता ही नहीं है, तो कर्म से हम इसका नाम द्वितीय, यानी जैसे सीक्वेंस में है ना द्वितीय, इसको हम तृतीय। तो अब जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने लिखा था जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, और आपने बोला था कि सर ये जेब कतरा होगा। क्या बोला था? जेब कतरा। ध्यान देना, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, तो को आ गया। क्या आ गया बीच में? को आ गया। तो को क्या है? को किस में है? तो कर्म में है। को किस में है? तो कर्म में है। तो एक तो सीधा ऑप्शन में होगा कि ये तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु, तो भैया ये क्या है? तत्पुरुष है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तत्पुरुष में किस प्रकार का तत्पुरुष है? तो हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि ये व्याधिकरण, समानाधिकरण, तो कौन सा तत्पुरुष है? व्याधिकरण तत्पुरुष। और उसके बाद अगर दे दे कि प्रथम द्वितीय, तो प्रथम तो आता ही नहीं है, तो ये मत सोच लेना कि ये प्रथम शुरू कर देते हैं, ये आता नहीं है तो यहां से नहीं, जो नहीं आया उसको भगा दो और आरंभ कहां से करो? द्वितीय। तो ये हम इसको लिख सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। 3 तरह के ऑप्शन आएंगे। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा कौन सा समास है? तो ऑप्शन में दे देगा तत्पुरुष कर्मधारय, हाँ, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु अव्ययी, जो भी है। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा? तत्पुरुष समास है, सीधा सीधी प्रश्न। अब इसमें किस प्रकार का है? व्याधिकरण या समानाधिकरण? तो क्या होगा? व्याधिकरण तत्पुरुष। और ऑप्शन में मान लो तत्पुरुष के ये व्याधिकरण में तो ये आते हैं, टोटल 6 आते हैं, और को तो कर्ता ने कर्म को तो दूसरा स्थान है, तो इसको हम द्वितीय तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? कमेंट करेंगे क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ? कमेंट करेंगे क्लियर है क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? गुड नीरज, यहां तक किसी को डाउट? गुड। इसका कोई बात नहीं, इसका आप लोग क्या करना, एक बार वीडियो को पुनः देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी किताब में जल्दी मिलता भी नहीं है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ द्विगु और कर्मधारय मैंने लिखा हुआ है, तो आप किताब में भी ऐसे ही लिख लेना, ठीक है? पूछ देगा समानाधिकरण के कितने उपभेद, तो 2, व्याधिकरण के कितने, तो 6। कभी ये नहीं पूछेगा तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है? हाँ, मोहम्मद दाऊद कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ? मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, तत्पुरुष समास जो है उसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। समान, क्योंकि देखो समान इसीलिए समाना या समाना समान है, यानी कि द्विगु और कर्मधारय दोनों में उत्तर पद प्रधान है, इसीलिए इसको हमने समानाधिकरण में रख दिया। और व्याधिकरण में देखो बीच में अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको व्याधिकरण में रख दिया। किस में रख दिया? व्याधिकरण में। और व्याधिकरण में मैंने बताया था कारक के चिन्ह आते हैं, कारक के 8 चिन्ह हैं, विभक्तियां हैं, लेकिन उसमें 2 नहीं आता, एक कर्ता का ने नहीं आएगा और संबोधन का हे अरे नहीं आएगा। यानी आरंभ कहां से होगा? कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध,
और अधिकरण तक आके समाप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा, मैंने फिर बताया कि जेब को कतरने वाला 4-5 तरीके से आपके ऑप्शन में ये हो सकते हैं कि जेब को कतरने वाला को तो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है जेब कतरा, और उसमें ऑप्शन होगा तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, जो सिंपल सिंपल के ऑप्शन हैं वो होंगे। और डेप्थ में पूछेगा तो पूछेगा को जो जेब कतरा है किस प्रकार का तत्पुरुष है, तो कर्म तत्पुरुष है, और कर्म का सीक्वेंस द्वितीय है तो ये द्वितीय तत्पुरुष भी है, द्वितीय तत्पुरुष भी है, और समानाधिकरण है या व्याधिकरण है तो ये व्याधिकरण है। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे आगे की, और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको तत्पुरुष में समझनी होती है। ध्यान देना, एकदम एक एक चीज को एनालिसिस करो, एक एक चीज को समझो, ताकि परीक्षा में गलतियां ना हो। ठीक है, क्लियर हो? एकदम लाइव है सुदेश कुमार यादव। चलिए अब हम ध्यान दो, अब हम बात करेंगे, मैंने बताया तत्पुरुष। अब बहुत सारे जैसे आपसे पूछेगा कि राजहंस, एकदम टफ मैं प्रश्न उठा रहा हूं। राजहंस, इसका समास विग्रह कीजिए। राजहंस का समास विग्रह कीजिए। देश भक्ति का समास विग्रह कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह कीजिए। और तीसरा है राजहंस लिख लिया, देशभक्ति लिख लिया, उसके बाद मैंने लिखा राम भक्ति। क्या लिखा बच्चों? राम भक्ति। अब इन तीनों का समास विग्रह कीजिए, इन तीनों का समास विग्रह कीजिए। राजहंस का समास विग्रह क्या होगा? राजहंस का समास विग्रह क्या होगा? कमेंट करेंगे राजहंस का समास विग्रह क्या होगा। अब कितने लोग इसको करते हैं, कितने लोग करते हैं राजा का हंस, ऐसे करेंगे राजा का हंस। थोड़ा सा भी वो दिमाग का प्रयोग नहीं करते कि राजा का हंस क्या होता है। भाई सेंस समझो ना, सेंस समझो। यहां होगा हंसों का राजा। हंसों का राजा को हम क्या बोलते हैं? राजहंस। राजा का हंस नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न में समास विग्रह भी दे देता। देखो मुकेश ने गलत लिख दिया राजा का हंस। ठीक है, मुझे पता था। ठीक है कि के प्रति ये कौन सा है? के प्रति राजा का, देखो सब लोग गलत कर रहे हैं। राजा का हंस सही शब्द है क्या? राजा का हंस या हंसों का राजा क्या होता है? हंसों का राजा। तो ये सही होता। देखो आप लोग सब लोग गलत कर रहे हो। हंसों का राजा का आ गया बीच में, तो ये जो होगा। अब काके की किसका होता है? काके की किसका होता है? तो ये संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि काके की उसी का होता है। संबंध तत्पुरुष समास का, या जो सीक्वेंस है देख लो, संबंध कौवें स्थान पे है तो वो लिख लो। और ये व्यधिकरण तत्पुरुष भी है। ठीक है, ठीक है ना। देशभक्ति शायद सभी लोगों ने देखो देशभक्ति तो यहां होगा देश के लिए, क्योंकि भक्ति देश के लिए होती है। देश के लिए भक्ति। आप देश के प्रति लिख दे रहे हो तो प्रति नहीं आता ना। हाँ, प्रति नहीं आता। इसमें प्रति कारक के चिन्ह में कहाँ आता है? तो हमें कारक के चिन्हों को अलग करना है, और जैसे ही एक होगा तो वो तत्पुरुष समास बन जाएगा। राम भक्ति आपने सही किया, आपने सही लिखा है कि यहाँ राम की भक्ति होगी। क्या होगी? राम की भक्ति। अब देश के लिए भक्ति है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहां होगा संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। या ऑप्शन में संप्रदान नहीं है तो तत्पुरुष समास, कोई डाउट ही नहीं है। राम की भक्ति तो काके की, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है?
अब आपसे पूछेगा, ध्यान दो, आपसे पूछेगा गृहागत, गृहागत। अब देखो कितने बच्चे ऐसे कर देते हैं इसको, गृह को गत नहीं, अ और अ मिलके आ बना है, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, आगे हम बात करेंगे। तो यहां होगा गृह को आगत, क्या हो जाएगा, गृह को, घर को आया हुआ, और को आ गया तो कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, गृहागत। ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। अब देखो, अब मैं यहां ध्यान देना, मैं ये जो चीजें बता रहा हूं एकदम माइन्यूट चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा, क्योंकि गलतियां यही होती है, बाकी सब आप लोग जानते हो, मुझे पता है। अगर पूछेगा पूछेगा देशगत और पूछेगा देशागत, तब क्या होगा, एक बार पूछा हुआ है देशगत, तो यहां बदल नहीं रहा है, सिंपल सिंपल लिख दे रहा है। तो देश को गत यानी गया हुआ, देशागत तो यहां हो जाएगा आ है, तो देश को आगत। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर है यहां तक। अब ये कर्म तत्पुरुष समास, ये भी कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब मैं लिखता हूं प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। अब देखो, अब यहां इधर होगा, क्या होगा, पहले आप लोग करो, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक क्या होगा, प्राप्तोदक। तो यहां उदक को प्राप्त, और उदक का अर्थ होता है जल, जल को प्राप्त, किसको प्राप्त, जल को प्राप्त। और ये ज्यादा प्रश्न पूछेगा तो आपसे विग्रह ही नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं लिखूं, मैं एकदम अलग बता रहा हूं जो किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आप लोग के पास, जल जात, जल जात का क्या होगा, जल जात का, जल से जात, जात का अर्थ होता है उत्पन्न, ठीक है, जल से जात, जल से उत्पन्न। एकदम मुकेश कुमार हार्ड है, उदक, ठीक है। तो सुनो, अब आज आप लोग का होमवर्क है कि खूब आज दिमाग लगा लो तत्पुरुष समास में, खूब दिमाग लगा लो तत्पुरुष समास में। कल मैं आऊंगा, आज 1 ही घंटे की क्लास होगी, ठीक है। कल मैं आऊंगा, तत्पुरुष समास को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और तब तक आप दिमाग लगाओ, ठीक है। जो सरल सरल पूछते उससे एकदम मैंने अलग बताया, ठीक है। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त यानी जल को प्राप्त, जल जात, जल से जात,
जल से उत्पन्न। ब्लैक मार्कर आज मुकेश है नहीं, मैंने बोल दिया है, अब नेक्स्ट लेके आएंगे ये लोग, ठीक है ना। आशातीत, अब देखो आशातीत बोलते हो ना, उसे आशातीत सफलता मिली। क्या मिले? उसे आशातीत सफलता मिली, यानी आशा से परे। परे, तीत, तीत का मतलब होता है परे। क्या? ठीक है, एकदम भेज देंगे। आशातीत, आशा से परे, और से है, और ये अलगाव हो रहा है, यानी जो आशा था उससे अलग, तो ये कौन सा होगा? अपादान, ध्यान रखना, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, मैं भेज दूंगा मुकेश, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।